हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये संडे जो इवनिंग में क्लास होगा, लाइव सेशन होगा बेटा, तो उसका ये पेज है। ठीक है, क्लास हमारी जो चल रही है वो आज है हमारी नंबर 8। कौन सी है? नंबर 8 है। और जो पहले की जितनी भी क्लासेस आपको देखनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे ऐप में इसका पीडीएफ आपको बाकायदा प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे आपको आंसर, डिटेल, सारी चीज़ें एक ही पेज पर प्राप्त होंगी। ठीक है, पेज अगर आप देखोगे उसमें तो फ्री कंटेंट करके मेंशन है, क्लासेस वगैरह का नहीं देखिएगा, और उसमें फ्री कंटेंट का है जिसमें आपको यहाँ का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बताने का उद्देश्य ये था कि 7 बजे की क्लास होगी, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। 7 बजे 11 अगस्त को होगी, दिन है आपका संडे। और प्रेपर रहिएगा और कोशिश करिएगा मैक्सिमम इस चीज़ को शेयर करिए। जो टॉपिक है बेटा वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेट करके प्रश्न अब नए स्टाइल में पूछे जा रहे हैं और उस विषय में हमें उतने तथ्य एग्जैक्टली हमें नहीं पता हैं, तो हम ट्राई करेंगे, मैं अपना बेस्ट दूंगी और ट्राई करूंगी कि और अच्छे से आप उस चीज़ को समझें, एनालिसिस करें। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फोक आर्ट। क्या है? आज हम क्वेश्चंस लेके नहीं आए हैं, आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फोक आर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए कोशिश कीजिए। ठीक है, ये भी आपको अच्छा लगेगा उसी की तरीके से। क्वेश्चन तो हैं तो वो तो अभी नेक्स्ट डे फिर से आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ना होगा। देखिए, फोक आर्ट बेसिकली क्या होता है? फोक आर्ट यानी आपका है लोक कला। कुछ नाम इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर हम लोक कला की बात करें तो इसका ओरिजिनल जो फॉर्म है वो इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, मतलब जो लैंग्वेज है वो है फोक। ठीक है, फोक, जिसका अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ होता है लोक। ठीक है, लोक कला यानी आर्ट। एक मिनट। ठीक है, फोक आर्ट जिसे हम हिंदी वर्जन में लोक कला के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उत्पत्ति की अगर हम बात करें, शब्द की बात कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग, ये प्रश्न आपके डीएसएसबी में पूछा गया था कि ये इस जो लोक कला है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कौन थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, इंग्लैंड के पुरातत्वविद, बहुत शॉर्ट में बेटा लिखवाऊंगी। ठीक है, पुरातत्वविद, नाम था विलियम जॉन थॉमस। विलियम, अंडरलाइन कर दे रही हूं, विलियम जॉन थॉमस। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नाम है और ये पूछा जाता है। इन्होंने 1846, कब? 1846 में लोक कला शब्द का प्रयोग किया या यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या हुआ? विलियम जॉन थॉमस, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है। फोक कला की ओरिजिनलिटी जो भी आएगी 1846। अगर समय पूछा जाता है तो 1846 में इंग्लैंड के पुरातत्वविद हुए जिनका नाम था विलियम जॉन थॉमस, जिन्होंने फोक कला को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। अब जो फोक कला है उसका डेफिनेशन क्या है? परिभाषा। ठीक है, परिभाषा की अगर बात करें तो जन जन, ठीक है, जन जन से, जन जन द्वारा, जन जन हेतु निःसृत कला, ये इसकी है डेफिनेशन। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अभी तक नाम पूछा है तो आपसे
डेफिनेशन भी 101% पूछेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि बेटा इसकी उपलब्धि, अगर इस इम्पोर्टेंट नाम की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का योगदान रहता है, बहुत मतलब कहते हैं ना फेमस पर्सनालिटीज होती हैं जो कि इस चीज को एक विश्व स्तर पे आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं कि व्हाट इज फोक आर्ट। तो उसमें अगर हम नाम की फेमस पर्सन की बात करें तो 2-3 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी आती है स्टेला क्रैमरिश, ठीक है, स्टेला क्रैमरिश, नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी मैंने एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें कोई स्टोरी दी और स्टोरी की जो 3 बहनें थी उनका नाम पूछा गया। तो आप समझ रहे हैं कि जो लेवल है वो क्वेश्चन का कहाँ तक जा सकता है। तो स्टेला क्रैमरिश, एक नाम था वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, एल्वेश भाई वही वाला है, वेरियर एल्विन। नेक्स्ट आपका नाम है, आपने इनका नाम आई एम श्योर सुना होगा, कमला दास चट्टोपाध्याय, ठीक है, कमला दास चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट नाम है पुपुल जयकर, पुपुल जयकर। ये देखिए ये नाम बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप भूलोगे नहीं कि ये महारत लोग हैं, इसके आगे एक्सेट्रा आप लगा लीजिएगा आदि, लेकिन ये नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेला क्रैमरिश, कमला दास चट्टोपाध्याय, पुपुल जयकर एंड वेरियर एल्विन, इन लोगों ने, और भी बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन इन लोगों ने फोक कला को एक विश्व स्तरीय पे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, इंट्रोड्यूस किया, पब्लिश किया, ठीक है। अब अगर बेटा हम यहाँ थोड़ा अगर डिस्कशन की बात करते हैं तो लोक कला कहाँ से चली आ रही है। लोक कला, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा लेक्चर दूंगी। लोक कला की अगर हम बात करते हैं तो आपका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है ये हम प्री हिस्टोरिक से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मधुबनी है इसलिए यहीं पे कैसे समझते हैं कि प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट हुआ। प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट होने का मतलब लाइन ड्राइंग। आप लोक कला से क्या समझते हो, लोक कला एक बेसिकली क्या है, एक लाइन ड्राइंग है जिसमें आप कलर्स भी लगाने लगे, लेकिन अगर पहले ही बात करेंगे तो प्री हिस्टोरिक में सिर्फ लाइन ड्राइंग था, जहां से आप समझ सकते हो कि ये एक माध्यम था, दीवारों पे बनने वाली कला, जमीनों पे बनने वाली कला, दैट मीन्स फोक आर्ट, जो कि आपके मांगलिक सांस्कृतिक कार्य मतलब जो आपके कल्चरल चीजें होती है उसमें हम यूज करते हैं। बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए फीमेल कैटेगरी का बहुत ज्यादा क्या रहा है, योगदान रहा है। विदाउट फीमेल आप इस कला को उतना आप नहीं समझते, क्योंकि आपके घर में भी जब भी कोई आपके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो हम बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, तो कैसा रहता है कि अल्पना बनानी है, चौक पूरना है, तो प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करते, पिसा हुआ आटा हो गया, वाइट के लिए सूजी ले लिया, चावल का पिसा हुआ आटा ले लिया, घोल ले लिया, इस तरीके से हम उस चीज़ को बनाते हैं और ये ऐसे ही चलता आ रहा है। फिर इंडस वैली में बात करते हैं तो इंडस वैली में आपको हड़प्पा के मृदभांड मिले, यानी बर्तनों पे चित्रकारी मिली जिसमें लाल रंग का बेस था और ब्लैक कलर से पेंटिंग की हुई थी, ठीक है। बहगी उठाए, मछुआरा वगैरह जो उसमें प्रिंटेड थे, हिरन प्रिंट था, तो इस तरीके से वो कला आ रही है। फिर इसके बाद अगर हम अजंता की बात करते हैं तो अजंता में भी आपको अलंकरण देखने को मिलता है। फिर गुजरात की बात करते हैं, पटोला सिल्क जो कि आपका अपभ्रंश शैली है 15वीं शताब्दी के आसपास का, वहां पे भी हम इसे देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये धीरे धीरे करते करते चला आ रहा है और अब हम इसे कपड़ों में भी, वस्त्रों में भी देखते हैं। जैसे कि मैंने देखिए ये पहनी हुई है, एमपी की है, ठीक है, वहाँ पे बांस की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ वर्ली, मधुबनी सब प्रिंट होता है। तो इस तरीके, और जैसे मधुबनी है तो मधुबनी में क्या, बड़ी आंखें, जैसे कि अभी आप इसमें प्रिंट में देख रहे होगे, आईज वगैरह बड़ी बड़ी बनाना उनका चलन था। ये ऐसे ही रहता, कमलकारी भी देखोगे तो उसमें भी आईज को मतलब किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना इस तरीके की स्पेशलिटी थी और महिलाओं का योगदान बहुत रहा है, ठीक। ये आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बेसिकली बात करेंगे जो हमारी लोक कला है वो मधुबनी है। मधुबनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि मधुबनी का एक एक आर्टिस्ट, पहले भाई क्वेश्चन जो बनते थे आपने नाम सुना होगा, सीता देवी, जमुना देवी, बउआ देवी, सुभद्रा देवी, गीता देवी, अभी रिसेंटली 24 में पद्मश्री मिला शांति देवी। तो ये देख रहे हैं आप लेडीज का कितना ज़्यादा बोलबाला। अब हम मधुबनी की अगर हम बेटा बात करते हैं तो मधुबनी कहाँ से शुरू हुए, बिहार के जितवारपुर, बिहार के जितवारपुर,
ये बेसिकली एक जिला है और केंद्र मतलब एक प्रधान केंद्र, सेंट्रल पॉइंट है जहां से मधुबनी को देखा गया और समझा गया और विश्व प्रसिद्ध हुआ। जितवारपुर, दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। और आप नेपाल के क्षेत्रों को भी ले सकते हैं, ठीक है, उधर से नेपाल के क्षेत्रों के आसपास की कला, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट है, इसको विश्व स्तरीय स्तर पे आप कैसे आप इसको मतलब पब्लिश हुआ और कैसे हमारे सामने प्रस्तुत हुए। कहा जाता है कि 1934 के आसपास, 1934 में क्या हुआ, बिहार में एक अर्थक्वेक आया। क्या आया? अर्थक्वेक यानी भूकंप आया, जिसके कारण जब लोग वहां पे जायजा करने गए ना, लोगों को देखने गए, वहां की परिस्थितियों से इंट्रोड्यूस होने गए, तो वहां पर देखा कि मैक्सिमम घरों पे, दीवारों पर इस तरीके की कलाओं की छाप है। ठीक है, तो अर्थक्वेक में क्या किया, जायजा लेने गए। और बेटा कोशिश करिएगा कोई भी चीज होती है ना अपनी लैंग्वेज में आप करोगे ना तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब इस कला का पता चला। ये एक सिंपल सी एक कहानी के रूप में है, आप नहीं भी याद करोगे तब भी ठीक है। ठीक है, W.G. आर्चर का नाम बहुत आता है, W.G. आर्चर। ठीक है, W.G. आर्चर जी का योगदान अधिक रहा, इसे पहचान दिलाने में। अब अगर हम बात करते हैं कलर्स, तो जितने भी आपकी फोक आर्ट्स होंगी उसमें प्राकृतिक कलर का यूज होता है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं तने की छाल हो गई, ठीक है, पत्तियों का रंग हो गया, इस तरीके से इसको पीस कर बारीक बारीक चूर्ण बनाना और उससे कला में मतलब रंगों को भरना। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल चीजों का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा विषय की, तो सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या दर्शाया जाता है। इसमें सिंपली सी चीज कि एक ऐसा ये एक पॉइंट है जिसमें कि पूरी की पूरी कनेक्टिविटी दिखाई जाती है आपकी ईश्वर से। देवी देवताओं का चित्रांकन बहुत ज्यादा होता है, लाइक शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता, विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है। ठीक है, कितने 10 अवतारों को। तो यहाँ अगर हम विषय की बात करते हैं तो देवी देवताओं, देवी देवता का अंकन। ठीक है, अंकन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो लाइक शिव पार्वती, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, ठीक है, सीताराम और एसेट्रा, जो कि सांस्कृतिक और मांगलिक कार्यक्रमों में यूज होता था। अब अगर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आपकी मधुबनी जो कला, इसका अदर नेम क्या है, मधुबनी को हम और किस नाम से जानते हैं, मिथिला। ठीक है, अदर नेम जो फेमस है वो क्या है, ठीक है, अदर नेम मिथिला। कौन सी कला के नाम से जानते हैं, मिथिला कला के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आप इसका सार लेंगे ना तो सार बहुत सिंपल सा है। जितवारपुर, दरभंगा
नेपाल के क्षेत्रों से इंट्रोड्यूस हुआ है। 1934 में अर्थक्वेक में जायजा लेने गए लोगों को वहां पर उनके दीवारों या भित्तियों पे ये ड्राइंग देखने को मिली। डब्ल्यू.जी. आर्चर जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है इसको मतलब पब्लिश करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक नेचुरल रंगों का यूज किया गया। देवी देवताओं का अंकन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। अदर नेम मिथिला कला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है बेटा कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। ये देखिए जगदम्बा देवी हैं जिनको आप मान सकते हैं कि पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और एक बिहार जगदम्बा देवी को नहीं, यहाँ पे ये सारे के सारे ही इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अब आप देख लिए किसका योगदान अधिक रहा है। आपका जितनी भी फीमेल लेडीज है, और आप समझिए कि 1934 के बाद ये इतना ज्यादा प्रचलित हुई है कि आप एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। नाम एक आता है बेटा महासुंदरी, यहाँ मैं आपको लिखवा दे रही हूँ महासुंदरी, ठीक है। महासुंदरी जी की जो पिकासो ने, महासुंदरी देवी एक कलाकार थी, मधुबनी की कलाकार थी, जिनकी प्रशंसा, ठीक है, जिनकी प्रशंसा किसने करी थी? पिकासो ने। ये प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं, पिकासो ने की थी। और यही एक ऐसी महिला थी बेटा जिन्होंने साड़ी यानी वस्त्रों में मधुबनी को छापा। कौन? महासुंदरी देवी। इन्होंने ही महादेवी, इन्होंने मधुबनी को सर्वप्रथम साड़ी में छापा, ठीक है। आप देखिए ये सीता देवी 1981 में, यहाँ पर आपकी हैं गंगा देवी 1984 में, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए महासुंदरी देवी, ये जो मैंने वहां पे लिखवाया वो बेसिकली यहाँ होना चाहिए महासुंदरी देवी, या शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। पिकासो ने इनकी प्रशंसा करी और साड़ी, ठीक है, साड़ी में सर्वप्रथम मधुबनी देने का योगदान किसका है? महासुंदरी देवी को, ठीक। तो ये इतना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बउआ देवी, तो इन्हें 2017 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। गोदावरी दत्ता 2019। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, इसमें कैटेगरीज डिवाइड है बेटा, कि जैसे उच्च स्तरीय लोग और निम्न स्तरीय लोग, ठीक। तो जब उच्च स्तरीय की बात करते हैं तो पेंटिंग में डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए कि जितने भी ब्राइट कलर यूज होते हैं, ठीक है, लाल, पीले, नीले, अच्छे चमकीले कलर का यूज होगा तो वो उच्च स्तरीय की पेंटिंग होगी, और जितने में सिर्फ रेड एंड ब्लैक दो कलर का कॉम्बिनेशन होगा वो कौन से होते हैं? वो आपके निम्न से। ये लोग क्या करते हैं, वहां पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स को डिवाइडेशन कर दिया है कि उच्च स्तरीय में ब्राइट शेड आएंगे, और निम्न स्तरीय कला के अंतर्गत जो लोगों ने, निम्न स्तर के लोगों ने किया है, वहां पर सिर्फ रेड एंड ब्लैक कलर का यूज किया गया है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नाम आता है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट आपका ये देख रहे हो कि 2023 में सुभद्रा देवी, कौन है? सुभद्रा देवी को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये मुर्मू जी के द्वारा। दुलारी देवी 2021 में। लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं 2024 में आपको मिला है शांति, ठीक है, कौन है? शांति देवी को। ये लेटेस्ट है इसलिए याद रखिएगा, इनके हस्बैंड का नाम शिवन पासवान था, ठीक है, तो उनको भी मिला है, और इन्हें भी, इनका नाम है शांति देवी, जो कि 2024 की है। और देखो इनके लिए भी स्पेशलिटी मधुबनी है, लेकिन इनके लिए गुदना नाम भी यूज होता है। गुदना एक तरीके से आप समझ सकते हैं, बॉडी आर्ट भी कह सकते हैं, जो आप लोग क्या टैटू वगैरह का यूज आजकल होता है, उसको हम अगर अपनी भाषा में कहेंगे, एक तरीके से वो अंग कला ऐसा कुछ होता है जिसमें गोदना शब्द आता है। ये आती है आपकी सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी के लिए पेपर मेसी का भी नाम आता है, ठीक है। किसका नाम आता है बेटा? पेपर मेसी का भी नाम आता है, जिसका यूज करके ये चित्रांकन करती हैं। अब एक चीज और फेमस, अभी लास्ट में हम आपको डिटेल के साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी है, वहां पे लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एक नाम आता है अविनाश कर्ण, 2020 के हैं, 2020 यानी 2020 के लमसम का है। मैंने आपको नाम दिया था
सेफ्रन आर्ट गैलरी, सेफ्रन ऑक्शन हाउस, ठीक है, सेफ्रन आर्ट ऑक्शन हाउस जो कि मुंबई से बिलोंग करता है, और मीनल वजरानी, उनकी जब जो नाम था ना को फाउंडर, तो आप सेफ्रन आर्ट गैलरी याद रखिएगा, ऑक्शन हाउस याद रखिएगा। वहां पे अविनाश कर्ण जी की पेंटिंग को 2 लाख में समथिंग में बेचा गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा नहीं जा सकता लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आपका आएगा कलमकारी, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, मैं जरा चेक कर लूं। ओके, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, क्या नाम है, कलमकारी। ठीक, कलमकारी की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश है। अगर आंध्र प्रदेश अवेलेबल नहीं होगा तो क्या चला जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। अब इसमें भी जो कलमकारी है, कलमकारी में देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर हम देखेंगे तो 15, ठीक है, 15वीं शताब्दी, कब से आएगी बेटा, 15वीं शताब्दी, जब आपने पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तो ये जो यहाँ के जो शासक हुए थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक, वैसे बेसिकली अगर हम जानते हैं तो हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इसका स्थापना किया था, जो कि कृष्ण तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर है। कृष्ण जी का नाम, जो वहां पे राजा हुए थे कृष्ण प्रथम, उनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, तो वही विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के अंतर्गत यह कला विकसित हुई। यदि प्रश्न आता है बेटा कि आंध्र प्रदेश की जो कलमकारी है वो उसका ओरिजिनल फॉर्म कहाँ से है, तो वो है आपका विजयनगर साम्राज्य। अब अगर बात करते हैं कि बेसिकली ये फेमस कहाँ कहाँ पर है, तो भारत और ईरान, प्रसिद्धि भारत व ईरान, ईरान में इस कला प्रसिद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये जो कलमकारी है ये 2 भागों में बांटी गई है। कलमकारी के प्रकार, ठीक है, कितने हैं, 2। एक है आपका मूसली पट्टी, क्या है, मूसली पट्टी कलमकारी, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका श्रीकलाहस्ती, श्रीकलाहस्ती कलमकारी। 2 भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कलमकारी, तो यहाँ पर जो भी यूज होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस, यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोसेस की अगर बात करेंगे कि कैसा, मैंने आप लोगों से कहा है ना कि प्रोसेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे प्रोसेस भी पूछा जाता है। तो किसमें होता है, सूती कपड़े पर बनता है, ठीक है, सूती कपड़े पर वुड
ब्लॉक, अगर आप लोग थोड़ा साड़ी की तरफ रुझान रखते हैं, जो पहनते हैं गर्ल्स या लेडीज जो भी पहन रही हैं, जैसे कि आप लोग का एक प्रिंट बहुत ज़्यादा फेमस होता है अजरक मोडाल, ठीक है। वो साड़ी बहुत सॉफ्ट होती है और बेसिकली इस तरीके से ऐसा प्रिंट होता है, हालांकि वो बंगाली साड़ी होती है लेकिन उसका प्रिंट अजरक मोडाल होता है। उसकी भी जो छापाकारी होती है वो भी आपके वुड के पैनल से होती है, जिसमें कलर लेते हैं और डिप करते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग आर्टिफिशियल मेहंदी लगाते हैं, वो भी कैसे होता है, वुड ब्लॉक होते हैं और उसमें कलर लेते हैं और आपके हाथ में छापे मारते हैं। उसी तरीके से सूती कपड़े में ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से कलमकारी बनाई जाती है, ठीक है। अगर आप बहुत जैसे सूती जो बेडशीट होती है हम लोगों के घर में लगाने वाली, आजकल उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्राइंग चल रही है जिसमें कलमकारी का यूज़ किया जाता है। साड़ियाँ हैं, सूट हैं, ठीक है। सूती कपड़े पर बनाई जाती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से। कैसे होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि एक बहुत पुराना एक चलन आया है और जो अभी तक चल रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम अलंकारिता की बात करें, ड्राइंग की बात करते हैं। अब अगर हम प्रोसेस की अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि कैसे कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो कपड़े को, सूती कपड़े को, ठीक है, सूती कपड़े को गाय के गोबर, ये याद रखिएगा, गाय के गोबर के घोल में डुबो के रखते हैं, एक रात के लिए डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, दूध या मांड जो कलफ लगाया जाता है, जैसे आप लोग कॉटन की साड़ी या कॉटन के कपड़े में पहले नहीं रिवाइव वगैरह चलता था, उसी तरीके से ये लोग कलफ लगाते हैं। दूध या मांड में रात भर कपड़े को भिगो कर रखते हैं। कैसे, भिगो कर रखते हैं। उसके बाद का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि वुड हैमर होता है। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो घर में पहले के टाइम पे, अब तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन अगर पहले आप लोग को याद होगा तो एक तरीके का एक डंडा जैसा रहता था, जिसे अपनी लैंग्वेज में हम लोग मुंगरी कहते थे, अब आप लोग के स्टेट में क्या कहते हैं आई डोंट नो, वैसा एक होता है। और उससे उसी से कपड़े को पीट कर सॉफ्ट किया जाता है, क्योंकि जब दूध और मांड में भिगो देंगे मांड में, तो क्या हो जाएगा, कपड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। फिर उसे दस्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं, दस्ताकार, यानी एक तरीके से आप वुड हैमर आप समझ लीजिए। एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा हिंदी में, तो आप वुड हैमर अपनी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए बस। वुड हैमर का यूज करते हैं, यूज कर कपड़े को सॉफ्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा, कपड़े को सॉफ्ट बनाते हैं और उसके बाद प्राकृतिक रंगों से उसमें कलाकारी करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक रंगों से कलाकारी करते हैं। इसका जो प्रोसेस है कलमकारी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मधुबनी भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से कल हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि लोक कला से ही होगा, और हम उसको भी थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। सिर्फ इतना ही आज के टाइम पे नहीं आना है कि कलमकारी बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, उससे भी अधिक प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने कल जो रिप्लाई किया है मॉसेस वगैरह, जिन बच्चों ने भी रिप्लाई किया बहुत अच्छा है। माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है स्कल्पचर है, मार्बल में बना है, ठीक है, मार्बल में बना है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अब्दुल रहमान चुगतई कि वो जो ब्लूमिंग राधिका है वो हाथ में क्या पकड़े हुए, तो बहुत सही बताया कि आप लोगों ने उसमें, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि लोटस है, क्या है,
फूल पकड़े हुए है और उसमें अगर हम सिंबॉलिक लेके चलते हैं तो उसमें प्रतीक कृष्ण जी का माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और मैक्सिमम सभी बच्चों ने रिप्लाई करने के लिए ट्राई किया। ये बहुत एक अच्छी बात है। बस आप थोड़ा थोड़ा थ्योरी में जाइए, नोट्स बनाइए, ये कहने को है, देखने को है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में करना इजी वे में होगा कि आप सिर्फ नाम लिखिए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको वन वर्ड में एनरोल करिए। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। और हमारी जो क्लास है वो संडे को रहेगी और संडे को 7 बजे हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और कल हम फोकार्ड पे ही डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।